हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस जे का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो एक टॉपिक है पॉलिटी, वही इंडियन पॉलिटी मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आ रहा हूं, जो कि मैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो मेरा आज इंडियन पॉलिटी का जो सेशन है ये 4th नंबर का हमारा सेशन होने वाला है। ये चौथा पार्ट है जिसको कि आज मैं इस पर करा रहा हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी करा चुका है। आप चाहें तो हमारे इसी चैनल पर उसको वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं, और देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो पीडीएफ है ये आपके पास भी होना चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसको ज्वाइन कैसे करेंगे? आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप पे लॉ विथ रोनी सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा। उस छोटे से ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहाँ पे हमारे टीम का आप भी मेंबर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ से भी आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं टेलीग्राम लिंक को मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में आज हम इस पार्ट में देखने वाले, जो ये 4th पार्ट नंबर है हमारा, इसमें आज हम राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को देख रहे हैं। राष्ट्रपति किस किस प्रकार का क्षमादान कर सकता है, लघुकरण क्या होता है, विराम क्या होता है, परिहार क्या होता है, प्रविलंबन क्या होता है, मीन्स की इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम इनके राष्ट्रपति जी के क्षमादान के बारे में देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्षमा करते हैं। दंड से पूर्णतः मुक्त कर देंगे राष्ट्रपति जी। जो कोई भी व्यक्ति होता है उसको पार्डन कर देंगे, दंड से पूर्ण रूप से ये मुक्त कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ये लघुकरण कर सकते हैं। अगर कोई भी दंड पाया है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, मीन्स कि राष्ट्रपति जी के द्वारा इस प्रकार का किया जा सकता है। परिहार भी कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं उनको जो सजा मिला है उसका परिहार भी कर सकते हैं। मीन्स कि दंड की अवधि को ये कम कर दे सकते हैं। यहाँ पे दंड के स्वरूप में बदलाव कर सकते हैं। जैसे उनको रिगरस पनिशमेंट मिला था तो उसको यहाँ पे सिंपल पनिशमेंट दिया जा सकता है। जैसे दंड की अवधि को कम करना, जैसे यहाँ पे 14 वर्ष का इनको सजा मिला था तो इसको 7 वर्ष में बदल सकते हैं, 6 वर्ष में बदल सकते हैं। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये राष्ट्रपति महोदय किस प्रकार से उस पर विराम भी लगा सकते हैं। सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना, मीन्स की सजा जो है उनका विशेष परिस्थिति देखते हुए इस सजा को कम भी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? ये हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा ये किया जा सकता है। और प्रविलंबन भी उस पर लगाया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। दंड विशेषकर मृत्यु दंड में पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। अस्थायी रोक कब लगाई जा सकती है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी महिला है, अगर वो महिला प्रेग्नेंट है और उसको फांसी की सजा दे दी गई है तो उस पर राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? उस पर उसके दंड को क्या कर सकते हैं? अस्थायी रूप से रोक भी सकते हैं कि नहीं, उसमें दंड सिर्फ महिला को मिलेगा। जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है उस बच्चे को थोड़े नहीं दंड मिला है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रविलंबन भी राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि दंड को किस प्रकार से ये राष्ट्रपति महोदय कम कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं और विलंबन कर सकते हैं और विराम लगा सकते हैं। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं और ये हमें सभी टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत आवश्यक होता है। अब राष्ट्रपति के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। अब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्ति होते हैं दोस्तों? और भी हम लोग वीटो शक्ति हम लोग देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? जब हम लोग यूएनओ पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो 5 देश होते हैं, जो 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस, इन लोगों के पास भी क्या होता है? वीटो पावर होता है। तो यहाँ पे ये लोग जो यूएनओ में अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कोरिलेट कर देते हैं। दोस्तों देखिए जो यूनाइटेड में इन लोगों के पास जो वीटो पावर होता है, इसका ये लोग क्या करते हैं? इसका ये लोग मिसयूज करते हैं, किसी काम को रुकवाने के लिए ये करते हैं लोग। कौन? यूएनओ में वीटो पावर का जो इस्तेमाल होता है वो निगेटिव टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग काम को रुकवाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति महोदय को यहाँ पे जो पावर दिया गया है वो पॉजिटिवली ये वर्क करते हैं, ये पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, यूएनओ को भी आप यहाँ पे कवर कर लिए थोड़ा सा पार्ट कि हाँ वीटो पावर किसके किसके पास है, उन सभी देशों का मैंने नाम आपको बता दिया। अब देखिए राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। अब राष्ट्रपति कहाँ कहाँ वीटो लगा सकते हैं? अत्यंतिक वीटो, इनके पास एब्सोल्यूट वीटो है। अगर ये चाहते हैं कि ये चीज़ पे कानून ना बने तो ये किसी चीज़ को अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनके पास एब्सोल्यूट है। अगर ये अपने पास रख लेते हैं तो इनसे कोई जवाब तलब नहीं करने वाला कि नहीं आप बताइए। विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख सकते हैं। इनके पास क्या होता है? अपना पावर होता है ये अत्यंतिक वीटो, मीन्स कि इसको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। इनके पास एब्सोल्यूट वीटो है। नेक्स्ट क्या है? निलंबन वीटो। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी विधेयक को क्या कर सकते हैं? निलंबन कर सकते हैं। विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। ये किसके पास पावर है? ये राष्ट्रपति महोदय के पास पावर। नेक्स्ट क्या है? पॉकेट वीटो का भी इनके पास अधिकार है कि मीन्स कि कोई भी बिल आ रहा है, अगर ना उस पर ये साइन कर रहे हैं ना उसको लौटा रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं? पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉकेट वीटो वो वीटो होता है जिसमें कि ना तो वो साइन कर रहे हैं ना वो लौटा रहे हैं, अपने पास ही सहेज करके रखे हैं। जैसे विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना तो उस पॉकेट में आपको वो अपने जेब में उस विधेयक को रखें, इसी को पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य
क्या क्या हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा, मैं वही चीज़ कराऊंगा जो हमारे यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं खुद भी एक एक्सपेरेंट हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे दिक्कत महसूस हो रही है। वही दिक्कत आप लोगों को भी महसूस हो रही होगी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं वही चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। ये पॉइंट आप लर्न करके रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होगा अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। कब किया गया? 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यहाँ पे इनको शामिल किया गया। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए। कितने दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 मास के भीतर राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर के कारण रिक्त पर कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश मीन्स की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनका पद को संभालने का कोशिश किया जाएगा, यही संभालेंगे लोग। अब हमारे लिए जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है कौन है? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो हैं वो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने क्या किया था? उस समय ना राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो ये क्या कर रहे थे? जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हैं इन्होंने ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। देखिए, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयकों को पेश किया जाता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार ये सूचना प्राप्त करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। महाभियोग की कार्यवाही है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया ये होती है। जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। भारत का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है, क्योंकि कोई भी कार्य भारत करता है तो उस पर सिग्नेचर, उस पर जो नाम होता है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। दोस्तों अब जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आ जा रहा है वो न्यायवादी आ जा रहा है, महाधिवक्ता आ जा रहा है और सीएजी आ जा रहा है, मीन्स की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आ जा रहा है। तो इन्हीं लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल क्या होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, आप सभी को पता है, जो कि आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया। नियुक्ति इनकी कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता इनके पास होनी चाहिए, मीन्स की ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय के, मीन्स की हाई कोर्ट के ये वकील जज बन सकते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। विशेषता देखिए, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, सिर्फ वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं होता क्योंकि ये निर्वाचित नहीं होते। कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। पारिश्रमिक क्या मिलता है? संविधान में तय नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्या इनको सैलरीज मिलेगा, क्या अलाउंसेस मिलेगा, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा तय किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद इनका क्या है? आर्टिकल नंबर 76 में ये बताया गया। तो दोस्तों आप लोगों ने एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने देख लिया कि हाँ महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल क्या होता है। अब जो परीक्षा के लिए हमारे दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं देगा। ये कौन है? महान्यायवादी है। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, जिसको हम लोग एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है, आर्टिकल नंबर 148 में बताया जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? अब जिस रीति और आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित करके ही सीएजी को भी हटाया जा सकता है, कैग को भी हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लेखा का परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है। कौन करती है? लेखा परीक्षा समिति के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के लेखन के कार्य से सीएजी को अलग किया गया। कब किया गया? 1976 में इसको अलग कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे विविध के बारे में आप देख सकते हैं। विविध में क्या? वित्त आयोग कब पहला वित्त आयोग, दूसरा, तीसरा। तो हमको पहला याद करके रखना पड़ेगा। केसी नियोगी पहला जो था 1952 से लेकर 1957 तक। फिर जो हमारा दूसरा वित्त आयोग आया वो के संथानम का आया था 1957 से लेकर के 1962 तक। फिर इसी तरह से ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको चाहेंगे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक, अब इसको देखिए, महाधिवक्ता के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, एडवोकेट जनरल के बारे में हम लोग देखने जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। जैसे वहाँ पे केंद्र सरकार का कौन हो रहा था? अटॉर्नी
अटॉर्नी जनरल होता है, इसीलिए तरह ये राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। नियुक्ति संबंध इनका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इनको संबंधित धारा दिया गया है, आर्टिकल नंबर 165 में इनको परिभाषित किया गया है। कार्यकाल क्या होता है, क्या कहते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये भी होते हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इसी तरह ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की क्वालिफिकेशन इनके पास होनी चाहिए। पारिश्रमिक क्या मिलेगा, जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित इनका पारिश्रमिक तय किया जाएगा। कार्यकाल तो आप लोगों ने देख लिया, प्रसाद पर्यंत ये होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। दोस्तों अगर इतनी छोटी छोटी बातें को आप लर्न करके रखेंगे तो आप एग्जामिनेशन में आगे निकल जाएंगे, कई क्वेश्चन आप आगे निकल जाएंगे लेकर के। संवैधानिक प्रावधान का दिए गए 148 से 151 में दिए गए। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनको रिपोर्ट सौंपती है, रिपोर्ट कौन सौंपती है, राष्ट्रपति को। केंद्र के लेखों की ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप करते हैं। राज्य में होते हैं तो राज्यपाल को राज्य के लेखों की रिपोर्ट इनको सौंपनी होती है। किसको, जो कैग होता है। ठीक, अब इनके वेतन और भत्ते के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो इनका वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। जो इनका वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। अब आप सोच सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितना मिलता है, अब इनको कितना मिल रहा है। अब यहाँ पे इनका कार्यकाल होता है, कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले, अगर 6 वर्ष पहले हो जा रहा है तो भी हट जाएंगे, अगर 65 साल हो जा रहा है तो भी हट जाएंगे। अब इसका कार्यालय देख लीजिए। केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षक होता है और राज्य सरकार के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों होते हैं। इसी चीज़ के बारे में, इनके बारे में बताया गया। कैग के बारे में आपको एक मोटा मोटा जानकारी मिल गया। अभी आप लोगों ने एडवोकेट जनरल को देखा, अटॉर्नी जनरल को देखा, कैग को देख लिया। आप लोगों ने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लिया एक शॉर्ट में। अब देखिए यहाँ पे विविध दिया है, मिसलेनियस के बारे में क्या दिया, भारत सरकार के बारे में बता रहा है। भारत सरकार क्या करता है, किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पे भारत सरकार के पास 3 चीज़ होती है, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के नाम से हम लोग जानते हैं। यही 3 चीज सभी के पास होती है। तो जो विधायिका होती है तो राज्यसभा की सीट होती है और लोकसभा की सीट होती है। जो विधायिका में राज्यसभा की 250 सीट है और लोकसभा में 550 सीटों के बारे में बताया गया। जो हमारे पास कार्यपालिका है तो कार्यपालिका के अंतर्गत 3 लोग आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं और प्रधानमंत्री जी आते हैं कार्यपालिका। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय आता है और जिला न्यायालय आता है। इस प्रकार से इनका बाइफर्केशन किया गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। पंचायती राज से संबंधित समितियों के बारे में आप देख लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज से संबंधित कौन कौन समितियां बनाई गई है। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, 1957 में बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, जो कि डुअल मीन्स की डायरार्की के बारे में बात कर रहे थे, 1977 में बनाई गई थी। GVK राव समिति बनाया गया था, 1985 में बताया गया था। LM सिंघवी समिति बनाया गया था, 1986 में बताया गया था। PK थंगनुन समिति बनाया गया था, 1988 में ये समिति बनाई गई थी। अब देख लीजिए विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन है। दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन हैं, तो किस किस क्षेत्र में विधान परिषद का बनाया गया, किस किस में विधान परिषद। तो दोस्तों आप इस तरह से कोरम बना के याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन है, उत्तर प्रदेश को आप बिहार के साथ ले सकते हैं, कर्नाटका के साथ आप महाराष्ट्र के साथ किसको ले सकते हैं, महाराष्ट्र के साथ आप कर्नाटका को ले लीजिए, तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश को ले लीजिए। तो इस तरह से आप जोड़ा पेयर बना करके लर्न करते हैं तो आपको ये आसानी से याद हो सकता है। ये 6 जगह पे विधान परिषद वाले राज्य हैं अभी, इसीलिए इसको 6 जगहों के बारे में बताया। आप आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, जिस तरह से आपको लर्न हो सकता है उस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। दोस्तों बिना देरी किए उपराष्ट्रपति महोदय को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं, अब इनके निर्वाचन के बारे में पहले देख लेते हैं कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन एवं मनोनीत दोनों सदनों द्वारा इनको वोट दिया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनको क्या किया जाता है, मीन्स कि इनका चुनाव किया जाता है। गुप्त मतदान के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक, इतनी बात आप लोगों ने यहाँ पे देख ली। अभी इनके पदावधि के बारे में देख लीजिए। पद पर ग्रहण करने की तारीख से ये 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। कौन रहेंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट मीन्स की उपराष्ट्रपति। ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की। इनकी योग्यता को देख लीजिए। अभी तो निर्वाचन के बारे में आप लोगों ने देखा, अभी इनकी योग्यता को देख लीजिए। भारत का नागरिक पहली बात होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु दूसरी बात पूरी कर चुके हैं। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित की योग्यता इनके पास होनी चाहिए, मीन्स की राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने वाला योग्यता इनके पास होनी चाहिए। 4 लाख रुपए प्रतिमाह राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं। इनको वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इनको ये सैलरी नहीं दिया जाता। इनको किस नाते इनको ये सैलरी दिया जाता है, क्योंकि
ये इनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए इनको ये 4 लाख रुपया महीना इनको पेमेंट किया जाता है। उपराष्ट्रपति की पद की रिक्तता के बारे में आप देख लीजिए, उपराष्ट्रपति का पद किस प्रकार से रिक्त हो सकता है, तो क्या उनकी उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने से उनका पद रिक्त हो जाएगा, स्वेच्छा से पद त्याग देने पर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, राज्यसभा में तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प जिस पर लोकसभा सहमत हो द्वारा इनका जो है पद रिक्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये रीति बताया कि इस रीति में इनका पद जो है रिक्त हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से देखिए भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से उपराष्ट्रपति, कौन कौन का उनका कार्यकाल है। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को आप देख लीजिए 1962 से 1967 तक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को देख लीजिए 1952 से 1962 तक। दोस्तों आपको ये लर्न करके नहीं रखना है, बस ये जानते रहिए कि हाँ कौन कौन उपराष्ट्रपति हुए हैं। फिर उसके बाद से गोपाल स्वरूप पाठक हुए जो कि 1969 से 1974 तक। फिर बीवी गिरी जी हुए जो 1967 से लेकर के 1969 तक हुए। उसके बाद से यहाँ पे एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति जो थे ये 1979 से 1984 तक हुए। फिर बीडी जयंती जी हुए 1974 से 1979 तक हुए। और उसके बाद से अब यहाँ पे इन लोगों को देख लीजिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी हुए हैं, और आर वेंकट रमण भी हुए हैं, कृष्णकांत भी हुए, के आर नारायण भी हुए, मोहम्मद हामिद अंसारी भी हुए, और भैरव सिंह शेखावत भी हुए। और इस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो एम वेंकैया नायडू जी थे, लेकिन अब इनके जगह पे अब जगदीश धनखड़ जी अब आ गए। जगदीप धनखड़ जी अब नए उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जा चुके हैं, मीन्स कि वो उनका चुनाव हो चुका है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है उसी के तर्ज पर यहाँ पे बनाया गया। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है राष्ट्रपति के बाद, मीन्स कि पहले राष्ट्रपति होंगे, फिर उपराष्ट्रपति होंगे, फिर उनके अंदर अब जो भी आते होंगे। भारत का एक उपराष्ट्रपतियों का प्रावधान किया गया, संविधान के अनुच्छेद 63 में प्रावधान किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है राज्यसभा के पदेन सभापति होने के पद के कारण। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान उसके कृत्यों का निर्वहन अधिकार दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। उसके मीन्स की राष्ट्रपति साहब अगर गायब हो जाते हैं किसी भी कारणों से तो उनके जगह पे कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति महोदय काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए संरचना के बारे में, किसके संरचना, केंद्र मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में। दोस्तों जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। संरचना के सबसे ऊपर हमारे प्रधानमंत्री महोदय होंगे, फिर प्रधानमंत्री जी के बाद कैबिनेट इनका मंत्री होगा, फिर राज्य इनका मंत्री होगा, फिर राज्य मंत्री होगा, मीन्स कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे, फिर राज्य मंत्री होंगे, फिर उप मंत्री होंगे। यही इनका कोरम बनता है, इसी कोरम पर ये लोग काम करते हैं। प्रधानमंत्री के पूरे संरचना के बारे में आपने देख लिया। अब केंद्र मंत्रिमंडल के बारे में देख लीजिए, केंद्र मंत्रिमंडल क्या होता है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। प्रमुख बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायी तो ये किसके प्रति होते हैं, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होते हैं। और उसका इनका कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति को सहायक एवं सलाह देना इनका कार्य होता है। अब इनका आकार क्या होता है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अनधिक न हो, जो इनका आकार होता है। जो ये मंत्री परिषद अपना बनाते हैं, जो इनका अपने मंत्रिमंडल बनाते हैं, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्र में मंत्रालयों का संख्या क्या होना चाहिए, 15 अगस्त 1947 को 18 था, वर्तमान में अब 51 हो गया है। केंद्र में मंत्रालयों की संख्या, जब 1947 में बना था हमारा संविधान तो उस समय 18 मंत्रालय थे, वर्तमान में अब 51 मंत्रालय हो गए। दोस्तों जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ती गई उस प्रकार से इसको बढ़ाया गया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हम तथ्य देख रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में हमारे पास क्या आ रहा है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। केंद्र मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कराते हैं। कोई भी मंत्री संसद के सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है, 6 मास तक बना रह सकता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 352 के खंड 3 के अंतर्गत किया गया। ये मूल संविधान में नहीं किया गया है, अनुच्छेद 352 में किया गया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए केंद्र मंत्रिपरिषद के संबंध में अनुच्छेद, अब केंद्र मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अब अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 1 आता है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, जिसका प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में बता दिया गया। अब अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 2 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जाँच किया जाएगा, किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में क्या बताया गया, प्रधानमंत्री की
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 1 क में क्या बताया गया? मंत्रिपरिषद का आकार के बारे में बताया गया। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा, यही उनका आकार बताया गया। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 2 में क्या बताया गया? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जो भी मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद अपना धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 सब क्लास 3 में क्या बताया गया? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 सब क्लास 4 में क्या बताया गया? मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाया जाएगा। अनुच्छेद 78 में क्या बताया जाए? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख यहाँ पर आर्टिकल 78 में किया गया है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब परीक्षा के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है, किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का परिषद को कहते हैं कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल उसको कहा जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? मंत्रिमंडल किसको कहा जाता है? फिर यहाँ पे देखिए, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR का अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कैबिनेट सचिव जो होता है इसका पदेन सचिव होता है। महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पर देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। यहाँ पे बात को आप ध्यान करके रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रमुख कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी जी थे। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है, श्वेत पत्र जो है आधिकारिक दस्तावेज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 1 क में जोड़ा गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकती है। कहाँ दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये बातें बताई गई। अब वरीयता क्रम में देख लीजिए, कौन कौन वरीयता क्रम में कौन किससे ऊपर है, कौन किससे नीचे है। तो देश का सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय आते हैं, इनके नीचे उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं, इनके नीचे प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, फिर इनके नीचे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों के राज्यपाल आते हैं। फिर उनके नीचे कौन आता है? हायरार्की देख लीजिए, भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। फिर इनके नीचे क्या आते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। फिर लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। फिर कैबिनेट के मंत्री लोग आते हैं। फिर राज्यसभा के और लोकसभा के विपक्ष के नेता आते हैं। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष आते हैं। फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री इनके नीचे आते हैं। फिर इसके बाद से राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में इनके नीचे आते हैं। फिर सात बताया गया, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति भी यहीं पर आते हैं। मीन्स कि ये हायरार्की बता रहा है कि कौन किसके नीचे आता है। कभी कभार आपसे इस प्रकार से पूछ देता है कि राष्ट्रपति के नीचे कौन आता है, तो उपराष्ट्रपति आ रहा है कि प्रधानमंत्री आ रहा है कि भारत का CGI आ रहा है। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये बातें बताई जा रही है। भारत स्थिर विदेशों के आधार पर पूर्ण अधिकारी राजदूत एवं राष्ट्रमंडल देश के उच्चायुक्त भी इसके अंतर्गत आते हैं। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर आते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर आते हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, हायरार्की बताया जा रहा है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी इसी हायरार्की में ये लोग भी फॉल करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, अब नंबर दिया है 9 को, संघ के लोक सेवा के अध्यक्ष भी इसी में आते हैं। CAG भी इसी के अंतर्गत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी, ये तीनों एक श्रेणी में आते हैं। अब राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपसभापति, नीति आयोग के सदस्य और उसके बाद से राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री, ये सभी एक श्रेणी में आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 11 में बताया जा रहा है, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, ये दोनों एक श्रेणी में आते हैं। और उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में, ये लोग एक श्रेणी में आते हैं। 12वें नंबर पर आते हैं जनरल अथवा उसके सामान्य रैंक वाले सेना अध्यक्ष, ये सभी इस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक नोट करके बताया गया। नोट में क्या बताया? वरीयता क्रम के केंद्र, वरीयता अनुक्रम के केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के पद से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। 26 जुलाई 1979 में वरीयता अनुक्रम से संबंधित अनुसूचना जारी की गई थी। भारत के कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। जो भारत के कैबिनेट सचिव होते हैं वो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी यहाँ पे होता है। दोस्तों इस सेशन में इतना ही था, जितना हो सकता था मैं पॉलिटी को लेकर के आया था। अब जो मैं 5th सेशन लेके आऊँगा पॉलिटी का, जो इससे रिलेटेड आगे का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम इसी सेशन में डील करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेशन जब मैं लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इस पे चैनल पे दिए गए कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप
प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक शेयर करने का कोशिश करिएगा, जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अन्य किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको पॉलिटी की आवश्यकता है, उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।